नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। रिज इलाका है दिल्ली के फेफड़े जैसे, शहर की ऑक्सीजन यहीं से आती है। सिक्किम नेपालियों को विदेशी बताने पर खड़ा हुआ बवाल, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में किया बदलाव। सिग्नेचर के हमले में शहीद हुआ था दिल्ली पुलिस का एएसआई। सीएम केजरीवाल ने परिवार को दिए 1 करोड़ रुपए। कैफेटेरिया हॉस्टल मेस के मेनू में हो अंडे, दूध, चना और सलाद। एम्स दिल्ली ने दिया यह आदेश। सल्वर गैंग पर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। 26 मुकदमों में 71 अभियुक्तों को भेजा गया जेल। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज की भूमि अधिग्रहण के खिलाफ गोदरेज एंड वायस की याचिका को। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि दिल्ली का रजबाला इलाका दिल्ली के फेफड़े की तरह काम करता है और शहर की लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाता है। न्यायालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए को निर्देश दिए गए हैं कि वे रज वाले इलाकों में ऐसी कोई जमीन आवंटित ना करे जिसे सुरक्षित या फिर संरक्षित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित माना जाता है। न्यायालय ने ये माना कि रज के उन क्षेत्रों की पहचान करने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं जो अधिसूचित अधिसूचित नहीं हो पाई है अब तक, लेकिन उनकी विशेषताओं यह है कि वो रज जैसी इलाका में है। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की पीठ ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वो न्यूनतम संयुक्त सचिव स्तर के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी, दिल्ली वन विभाग, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और डीडीए के एक प्रतिनिधियों तथा रज प्रबंधन बोर्ड के एक नामित सदस्यों को लेकर समिति का गठन करे जो अधिसूचित रज के रूप में संरक्षित क्षेत्र की पहचान तय करने का तरीका तलाशेंगे। ने ये भी कहा कि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी समिति के अध्यक्ष और संयोजक होंगे और ये समिति 15 मार्च को अपनी रिपोर्ट शीर्ष अदालत को सौंपेगी। पीठ ने कहा, इस पर संदेह नहीं किया जा सकता है कि दिल्ली में रज फेफड़े की तरह काम करता है जो दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन देती है। इस अदालत ने अपने तारीख के आदेश में यह भी कहा था कि न सिर्फ अधिसूचित रिज बल्कि उसकी विशेषताओं से युक्त अन्य इलाकाओं को भी संरक्षित किया जाए और वहां निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है। यहाँ आग की चपेट में आने से 4 बच्चे जिंदा जल गए। मृतक बच्चों में 3 सगे भाई बहन नहीं बताए जा रहे हैं। आगजनी का शिकार हुए बच्चों की उम्र 6 से लेकर 17 वर्ष की थी। घटना बुधवार की देर रात थाना अंबा के पास बने दिहट्टी स्थित झुंगी में हुई। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने लोगों की मदद से आग पर तो काबू पाया, लेकिन दर्दनाक हादसे में 2 भाई और 1 बहन समेत 4 बच्चों की मौत हो गई है। पुलिस ने सबों को पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना भेज दिया और केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजनों के मुताबिक देर रात करीब 11 बजे अचानक ही झुंगियों में आग भड़क उठी जिससे ये हादसा पेश आया है। जिला ऊना के थाना क्षेत्र अंबा के तहत
पड़ते बने दिहट्टी में बुधवार रात्रि करीब 11 बजे अचानक बिहार के रहने वाले प्रवासी श्रमिकों के 2 झुग्गियों में भयंकर आग भड़क गई। जितनी देर में लोग कुछ समझ पाते और आग बुझाने का प्रयास करते, आग ने झुग्गियों में सो रहे 4 बच्चों को चपेटा, जिसमें सभी की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान बिहार के दरभंगा जिले के रहने वाले रमेश दास के 6 वर्षीय बेटे शिवम कुमार, 7 वर्षीय बेटे गोलू कुमार, 14 वर्षीय बेटी नीतू कुमारी और कालिदास के 17 वर्षीय बेटे सोनू कुमार के रूप में हुई है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए हेल्थ कुंडली ऐप को लॉन्च किया गया। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया। हेल्थ कुंडली ऐप आपके व्यवसाय और लाइफ स्टाइल के आधार पर ही ये बताता है कि आपको कौन सी बीमारियां हो सकती है। ये ऐप उन बीमारियों से कैसे बचा जाए इसके बारे में भी बताता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को इस ऐप के तैयार करने के लिए फंड दिया गया था। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के शिक्षकों डॉक्टर लवकुश द्विवेदी तथा डॉक्टर अनुपम व्यास द्वारा इस ऐप को तैयार किया गया है। डॉक्टर लवकुश द्विवेदी ने बताया कि ये ऐप यूजर से सबसे पहले उनके व्यवसाय और रहन सहन के बारे में पूछताछ करता है। इसके बाद अगर व्यक्ति को ये पता करना है कि उन्हें कौन सी बीमारी होने की संभावना अधिक है, तो इस ऐप के माध्यम से ही पता लगाया जा सकता है। बिहार के मुजफ्फरपुर के बिहार विश्वविद्यालय के छात्र अब विदेशी भाषाओं की भी पढ़ाई कर सकेंगे। विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि इसके बाद अब यहाँ रशियन भाषा से जुड़े 3 कोर्स की पढ़ाई होगी। इसमें 2 सर्टिफिकेट कोर्स और एक पीजी डेवलपमेंट यानी कि डिप्लोमा कोर्स शामिल होगा कि इसे करने वाले छात्र अपनी नियमित डिग्री के साथ इसकी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। बता दें कि बिहार विश्वविद्यालय में इस कोर्स के चलाए जाने के छात्र को मुजफ्फरपुर में रहकर रशियन भाषा के जानने और समझने का अवसर मिलेगा। साथ ही इसके लिए सर्टिफिकेट और डिग्री भी प्रदान की जाएगी, जो मल्टीनेशनल कंपनी से लेकर भाषा अनुवादक तक के रूप में भी सहायक होगी। बीते 7 फरवरी को बॉलीवुड का एक और कपल शादी के बंधन में बंध गया। कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा पिछले 1 हफ्ते से अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस कपल ने 7 फरवरी को राजस्थान के जैसलमेर स्थित सूर्यगर पैलेस में धूमधाम से शादी की। इस रॉयल वेडिंग में फिल्म और बिजनेस जगत के कई दिग्गजों ने शिरकत की। शादी के अगले ही दिन कियारा आडवाणी अपने पति के साथ अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई। दिल्ली में सिद्धार्थ मल्होत्रा के घर वालों ने अपनी नई नवेली बहू का भव्य स्वागत किया। इस एक्ट्रेस के ग्रेट वेलकम के कई वीडियोस अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इन वायरल हो रहे वीडियोस में कियारा आडवाणी अपने ससुराल के बाहर अपने पति और ससुराल वालों के साथ ढोल नगाड़ों पर जमकर ठुमके लगाती नजर आ रही है। ससुराल में गृह प्रवेश के दौरान कियारा और सिद्धार्थ लाल रंग के कपड़ों में ट्विनिंग करते नजर आए। कियारा लाल सूट, गुलाबी चूड़े, मंगलसूत्र और सिंदूर लगाए दिखी, तो वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा लाल रंग का कुर्ता पैजामा पहने नजर आए। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था यानी कि एम्स दिल्ली ने बुधवार को कैफेटेरिया और हॉस्टल मेस के खान पान सूची में उबले अंडे, दूध, अंकुरित अनाज, उबला चना और सलाद जैसे सेहतमंद खाद्य पदार्थों को शामिल करने के आदेश जारी किए। कैफेटेरिया प्रबंधन समिति के अध्यक्ष को भेजे गए पत्र में एम्स के निदेशक एवं श्रीनिवास ने कहा कि संस्थान के कैफेटेरिया और हॉस्टल मेस की मौजूदा खान पान सूची में बहुत सीमित और पारंपरिक भोजन जैसे समोसा, कचौरी और ब्रेड पकौड़ा उपलब्ध कराया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खाद्य पदार्थ माने जाते हैं। निर्देशक एम श्रीनिवासन ने कहा कि एम्स नई दिल्ली में कार्यरत फैकल्टी
रेसिडेंट डॉक्टर, नर्सिंग ऑफिसर और अन्य स्टाफ रोगियों की देखभाल में शामिल हैं और उन्हें अपनी उच्च प्रतिरक्षक क्षमता बनाए रखने के लिए पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। ऐसे में यहाँ के कैफेटेरिया और हॉस्टल मेस की खान पान सूची हेल्दी होना जरूरी है। इसमें खाने के लिए ऐसे जैसे चीजें शामिल होनी चाहिए जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। आगरा में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रतिंदर सिंह ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ अभियान की शुरुआत कर दी और ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में कई टीम बनाए गए हैं। इन टीमों ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले मेधावी बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले सलवरों, परीक्षकों में बैठने वाले फर्जी अभ्यर्थियों और परीक्षा में धांधली करने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए विगत दिनों में 71 अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर पतिंदर सिंह ने बताया कि आगरा पुलिस लगातार अभियान चला रही है। अभी तक अलग अलग थाना क्षेत्र से 26 मुकदमे के 71 अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। ये सभी अभियुक्त सलवर गैंग, फर्जी अभ्यर्थी और परीक्षा में धांधली करने वाले थे। यूपी बोर्ड के परीक्षाएं भी आ रही है, इसी को लेकर एक खाका भी तैयार कर लिया गया है। सिल्वर गैंग हो या फिर परीक्षा में धांधली करने वाले, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर महाराष्ट्र में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ गोदरेज एंड वॉयज की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने गुरुवार को याचिका खारिज करते हुए कहा कि बुलेट ट्रेन परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए बिक्रोली प्लॉट के अधिग्रहण के खिलाफ गोदरेज एंड वॉयज मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड ने ये याचिका दायर की थी। अदालत ने आगे कहा कि निजी हित से बड़ा सार्वजनिक हित होता है और ये परियोजना अपनी तरह की पहली ऐसी परियोजना है। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने हमारे लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का मामला नहीं बनाया है। ये सर्वोपरि सामूहिक हित है जो ऊपर है। ये परियोजना अपनी तरह की पहली परियोजना है, इसलिए याचिका खारिज की जाती है। दरअसल गोदरेज एंड बॉयज की याचिका ने 15 सितंबर 2022 को डेप्यूटी कलेक्टर द्वारा 264 करोड़ रुपए का मुआवजा देने के बाद कंपनी की कार्यवाही 2020 में ही समाप्त हो गई थी और इसलिए अधिकारी द्वारा पारित मुआवजा शुरू से ही शून्य था। याचिका में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिग्रहण को भी चुनौती दी गई थी। वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया गया कि गोदरेज एंड बॉयज कंपनी के स्वामित्व वाली भूमि को छोड़कर परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण पूरा हो गया था। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 32 सप्ताह की गर्भवती एक महिला को भ्रूण में गंभीर विसंगतियों का पता चलने के बाद गर्भपात की अनुमति देते हुए कहा कि महिला को ये तय करने का पूरा अधिकार है कि वो गर्भावस्था के को जारी रखना चाहती है या नहीं। न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति एस.जी. दीगे की खंडपीठ ने 20 जनवरी को अपने आदेश में चिकित्सकीय बोर्ड की इस राय को मानने से इनकार कर दिया है। भले ही भ्रूण में गंभीर विसंगतियां हैं, लेकिन गर्भपात नहीं करवाया जाना चाहिए क्योंकि इस मामले में गर्भावस्था का अंतिम चरण है। इस आदेश की प्रति सोमवार को उपलब्ध करवाई गई। सोनोग्राफी के बाद पता चला था कि भ्रूण में गंभीर विसंगतियां हैं और
शिशु शारीरिक एवं मानसिक अक्षमताओं के साथ पैदा होगा, जिसके बाद महिला ने अपना गर्भपात कराने के लिए उच्च न्यायालय से अनुमति मांगी थी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि भ्रूण में गंभीर विसंगतियों के मद्देनजर गर्भधारण की अवधि मायने नहीं रखती। याचिकाकर्ता ने सोच समझकर फैसला किया है। यह आसान निर्णय नहीं होता है, लेकिन ये फैसला उसका केवल उसका होना चाहिए। ये चयन करने का अधिकार केवल याचिकाकर्ता को ही है। ये चिकित्सकीय बोर्ड का अधिकार नहीं है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों के तमारदारों के पर्चा बनवाने के लिए लंबी लाइन अब नहीं लगानी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ड्रिफ्टकेस नाम के एक मोबाइल ऐप को तैयार किया है, जिसमें एक बार मरीज का डिटेल भरने पर हमेशा के लिए वो संग्रहित हो जाता है। मरीज को मोबाइल से बारकोड को स्कैन करना होगा, जिससे उसे मोबाइल पर एक टोकन नंबर मिल जाएगा। उस नंबर के आने पर वो पंजीकरण काउंटर पर जाएगा। टोकन दिखाने पर वहां बैठा स्टाफ पर्चे का प्रिंट आउट दे देगा। प्रदेश के सभी बड़े सरकारी अस्पतालों में मरीजों को ये सुविधाएं दी जाएंगी। इस ऐप में परिवार के 11 सदस्यों का विवरण भरा जा सकता है। अभी तक जब मरीज काउंटर पर पर्चा बनवाने के लिए पहुंचता है तो उसे अपना नाम समेत पूरा विवरण स्टाफ को बताना होता है। कई बार इसमें त्रुटियां भी हो जाती है, लेकिन इस सिस्टम के जरिए मरीज या तीमारदार को अपना पूरा विवरण खुद ऐप के जरिए ही भरना होगा और उसे स्टाफ को विवरण बताने की जरूरत भी नहीं होगी। इससे काम जल्दी होगा, आसान होगा और सुविधा भी होगी। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित प्रदेश के सरहदी जिले श्रीनगर के श्रीकरणपुर सेक्टर में 7 और 8 फरवरी की रात को अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में पाकिस्तान ड्रोन के मूवमेंट एक बार फिर से देखने को मिली। श्रीकरणपुर सेक्टर के गांव 24 ओ के पिलर संख्या 322 के पास पाकिस्तान ड्रोन की गतिविधियां देखे जाने के बाद सीमा सुरक्षा बल के 77वीं बैटालियन के मुस्तैद जवानों द्वारा तकरीबन 1 दर्जन राउंड फायर करते हुए पाकिस्तानी ड्रोन को खदेड़ दिया गया। स्थानीय पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा संबंधित क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलवाया गया। हालांकि सर्च ऑपरेशन और नाकाबंदी के दौरान ना तो कोई संदिग्ध सामान रिकवर हो पाया है, ना ही कोई संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा जा सका है। स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों के द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाकर काफी छानबीन भी कर ली गई, मगर कोई संदिग्ध सामान हाथ नहीं लगा। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि सीमा पर पाकिस्तान से आया पाकिस्तानी ड्रोन सीमा सुरक्षा बल के जवानों की मुस्तैदी के चलते हुए फायरिंग के बाद वापस अपने सीमा क्षेत्र में लौट गया। मगर इससे ये आशंका जताई जा रही है कि बॉर्डर पास से नशे की बड़ी खेप लाने की साजिश की जा रही है। राजस्थान की न्यायिक राजधानी जोधपुर और देश के सबसे सुरक्षित जिलों में एक माने
जाने वाली जोधपुर सेंट्रल जेल में अब एक नया नवाचार देखने को मिल रहा है। यहाँ जोधपुर सेंट्रल जेल में बंदी जेल स्टाफ एक साथ एक पंक्ति में राष्ट्रगान करते हुए नजर आएंगे। इस सकारात्मक पहल की जेल में बंद कैदी भी प्रशंसा कर रहे हैं। बंदियों ने इसे बहुत ही सकारात्मक एवं राष्ट्रभक्ति का जज्बा जगाने वाले पहल के तौर पर बताया। इस नए पहल के अनुसार जेल में सोमवार को परेड की शुरुआत राष्ट्रगान से होती है, जिसके तहत हर सोमवार को बंदियों से वार्ता कर उनकी साई उनकी वार्ड में जाकर व्यक्तिगत रूप से मिलकर जानी जाती है एवं उनका निराकरण किया जाता है। जानकारी के अनुसार महानिदेशक कारागार भूपेंद्र कुमार के निर्देशानुसार राजस्थान के जिलों में राष्ट्रगान प्रत्येक सोमवार को पैरेड के साथ ही करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों की पालना में जोधपुर जेल में भी राष्ट्रगान हुआ और ये प्रत्येक सोमवार को ही होगा, जिससे सभी बंदी भाग लेंगे एवं स्टाफ भी भाग लेगा। जोधपुर कारागृह में प्रतिदिन प्रातः जेल खुलने पर एवं सायंकाल जेल बंद होने से पहले सकारात्मक ऊर्जा एवं प्रेरणादायक प्रार्थना इतनी शक्ति देता है कि मन का विश्वास कमजोर ना हो, रास्ते पर भूल ना हो और ये प्रार्थनाएं सबको एक सकारात्मक तौर पे बांधे रखते हैं। एक सीरियाई शरणार्थी ने तुर्कियों और सीरिया में आए 7.8 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप में अपने परिवार के 25 सदस्यों को खो दिया। इस शरणार्थी का नाम अहमद इदरिशिया है। उनका पूरा परिवार युद्धग्रस्त सीरिया से भागकर आश्रय खोजने के लिए तुर्कियों के सीमा पर बने सराइकीब में शरण लेने पहुंचा था। साल 2020 में सीरियाई सेना ने सराइकीब को फिर से अपने कब्जे में ले लिया और सुरक्षा शेल्टर के खोज में वो लोग तुर्की आए हुए थे। निर्देशीय मुर्दा घर पहुंचे तो पाया कि चारों ओर सबों का ढेर है। इन ढेरों के बीच वो एक एक कर अपने परिवार वालों की पहचान करते और उनके सबों के पास बैठकर भाग्य को कोसते नजर आए। अपने मृत पोते से लिपटे हुए सब वो बहुत रोते हुए नजर आए और भाग्य को कोसते हुए भी नजर आए। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।